अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्ले फील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। बहुत शानदार मैचेस का सिलसिला जारी है। अगले मरहले के लिए टीम्स अब क्वालिफाई करते जा रही हैं। जर्मनी के लिए इजी हो गया, फ्रांस के लिए इजी हो गया और बहुत सारी टीम्स हैं जो अगले मरहले के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन बड़ी बड़ी टीम्स को कुछ ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने बहुत तंग किया है और अच्छा किया है कि इतना टफ टाइम दिया है, क्योंकि पूल ऑफ टीम्स बड़ा था, 32 से 48 हुए थे। तो लोगों का ये मानना था कि शायद स्टैंडर्ड ऑफ गेम नीचे आए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ गेम इतना हाई हो गया है फीफा का कि बड़े बड़े मुल्क बाहर बैठ गए हैं। डेनमार्क नहीं है और बहुत सारी कंट्रीज़, कल मैंने इनका जिक्र किया, वो नहीं है। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस वर्ल्ड कप को, ना इसकी व्यूवरशिप पे फ़र्क पड़ रहा है, ना इसके गेम स्टैंडर्ड पे फ़र्क पड़ रहा है। लोग बड़े खुश हुए कल, बड़ा लंबे अरसे के बाद लोगों को, यानी 4 साल का वो कहत था जो रोनाल्डो को गोल करता देखना चाहते थे। पहले मैच में अनफॉर्चुनेटली 2 मूव्स बनी, रोनाल्डो ने दोनों मिस कर दी और उनके लिए बड़ा ही डरावना ख्वाब साबित हुआ। कॉन्गो डीआर ने वो मैच बराबर कर लिया और बड़े तगड़ा खेला कॉन्गो डीआर ने। किसी सूरत पोर्चुगल जैसी तगड़ी टीम को मौका नहीं दिया। सऊदी अरब बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ खेलता है, हमेशा से बड़ा स्ट्रक्चर है। रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी भी अब वहाँ खेल रहे हैं। उम्मीद थी कि सऊदिया काफ़ी सरप्राइज़ करेगा और बहुत अच्छा खेलेगा। जैसे एक बार उन्होंने अर्जेंटीन को हरा दिया था तो सारी दुनिया बड़ी परेशान हुई थी। इस बार तो मुझे उससे बड़ी अच्छी उम्मीद थी, लेकिन 4-0 से हार जाना और बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ देना। और उसके अगर अदर हैंड हम देखें ऑल्टरनेटली, वो टीम जिसको सबसे ज़्यादा परेशानी है, जिसको ट्रैवल करवाया जा रहा है, जिसके वीज़ों के मसाइल हैं, जिसके लिए ये वर्ल्ड कप बिल्कुल तरने वाला नहीं है, जिसकी तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी, वो है ईरान। और ईरान ने क्या रेजिलियंट फुटबॉल खेली है, बहुत टफ फुटबॉल खेली है और ओपोनेंट को तकरीबन उन्होंने बेबस करके रखा था। अब इन सारी चीज़ों पर बात करनी है हमने, अर्जेंटाइन को लेके बात करनी है। मैसी का जादू चल रहा है, रोनाल्डो की वापसी हुई है 2 गोल्स के साथ। अच्छी चीज़ ये है, अगर मैसी ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि अब तक के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल्स उन्होंने किए हैं 18, तो रोनाल्डो ने 9 गोल्स किए हैं। लेकिन उनके सर ये रिकॉर्ड जाता है कि उन्होंने 6 के 6 वर्ल्ड कप जो खेले हैं, हर वर्ल्ड कप में गोल किया है। सिर्फ एक वर्ल्ड कप मैसी का ऐसा रह गया जिसमें उन्होंने गोल नहीं किया। 5 वर्ल्ड कप में उन्होंने भी गोल किया, तो ये उनके सर नहीं जा सका ये वाला टाइटल। लेकिन ये बात रोनाल्डो के हिस्से में आ गई। दुनिया भर में उन्हें बहुत पसंद किया जाता है और पाकिस्तान में इक्वली अगर मैं देखूँ तो रोनाल्डो और मैसी की फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन जहाँ पर रोनाल्डो खेल रहा हो और मैसी एक साथ खेल रहे हो, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग रोनाल्डो को पसंद करते हैं। इंग्लैंड, मैंने पहले भी कहा कि मुझे कभी तीर मारती नज़र नहीं आई। घाना ने उनको क्या टफ टाइम दिया और मैच उनका ड्रॉ हो गया। क्रोएशिया मॉड्रिच के साथ खेल तो रही है, लेकिन लुका मॉड्रिच अपना जादू नहीं चला पा रहे। उसकी क्या रीज़न है वो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। फिर उनका मैच अब हो गया है इस किस्म का कि मौका मिल गया क्रोएशिया को कि अगले राउंड में जाने की उम्मीद उनकी अभी भी मौजूद है। हम ज़रा एम्बापे, एर्लिंग हॉलैंड, लुका मॉड्रिच, रोनाल्डो, मैसी और बहुत सारे प्लेयर्स जो अब नए प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं, बड़ा शानदार खेल रहे हैं, इन सब पे बात करेंगे। और बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। कुछ क्रिकेट पे बात करनी है, चूँकि बड़ी ख़बरें हैं क्रिकेट को लेकर। एक तरफ पाकिस्तान में क्रिकेट के रेड बॉल का कैंप लगा हुआ है और दूसरी तरफ लड़कियां मुसलसल 4 बार वर्ल्ड कप में हारी हैं। बड़ा अजीब रिकॉर्ड है ये, 4 के 4 मैचेस हारना। ऑस्ट्रेलिया ने भी इन्हें हरा दिया है। और इतलात ये हैं जी कि जो मैंने ख़बर दी थी उस दिन कि अली यूनुस वहाँ पर गए हुए थे और वो अपनी वाइफ के साथ थे, आलिया रियाज के साथ। तो कोई ऐसी प्रायर उनको इजाज़त नहीं थी, परमिशन के वो वहाँ जाके रहते, तो शायद इस पर कुछ वावेला हुआ है। इत्तलात हैं, अब ये मुबैना तौर पर है, कंफर्म नहीं कर रहे इसको, लेकिन मुबैना इत्तलात यही हैं कि कैप्टन सरफ फातिमा ने इस पर थोड़ी सख्ती दिखाई थी। वहाब रियाज और उनके बीच कुछ गर्मा गर्मी हुई थी, जिसके बाद अली यूनुस को वहाँ से जाने का कहा गया। तो ये मुबैना इत्तलात हैं, अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन जो इत्तलात है वो आपको बताइए, कन्फर्म भी हो जाएंगी एक आधे दिन में। बट ये सब कुछ हो रहा है और परफॉर्मेंस हमारी मुसलसल नीचे जा रही है। वेस्ट इंडीज़ का टूर करना है आगे, फिर इंग्लैंड भी है। उसके लिए जो क्रिकेट में हो रहा है, शाहीन आपको नज़र नहीं आएंगे, अभी बहुत अर्ली है मैं बता रहा हूँ। रिजवान भी शायद आपको नज़र नहीं आएंगे और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो वहाँ नज़र नहीं आएंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके भी बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। रिजवान हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान हैदर बड़े शानदार स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारा रेगुलर पैनल भी है। अब्दुल्ला ने भी हमें ज्वाइन किया है, बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और स्पेशली फ़ुटबॉल एक्सपर्ट हैं।
तो थैंक यू अब्दुल्ला, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नूरिश खान हमारा रेगुलर पैनल है, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, बहुत शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नूरिश, आपने भी हमें ज्वाइन किया। रिजवान भाई फाइनली हो गया, रोनाल्डो का जादू चल गया। बड़ा वेट था, 4 साल मेरे जैसे फैंस ने बड़ा वेट किया, रोनाल्डो गोल करेगा। पहले मैच में बड़ा दुखी हुआ, कल का मैच देखा बड़ी खुशी हुई, चलो 2 गोल किए, 3-0 3-0 से उज़्बेकिस्तान को हराया। उज़्बेकिस्तान तो बिल्कुल ही जान छोड़ गई थी। 3-0 नहीं 5-0 अरसलान, इफ आई करेक्ट यू। सॉरी जी। लेकिन ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 2 गोल रोनाल्डो ने किए, और ये तो हम पहले भी बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, पहले लेवल पे, मैराडोना लेवल। मतलब इनको आप कंपैरिजन अगर कर रहे हैं हिस्टोरिकली, तो मैराडोना और पहले लेवल के ऊपर अगर कोई प्लेयर्स आए हैं तो वो रोनाल्डो और मेसी हैं, और दोनों कितने कितने दफ़ा खेल चुके हैं। मेसी ने भी पीछे हैट्रिक की, रोनाल्डो मिस्ड कपल ऑफ चांसेस पिछले वाले मैच में, लेकिन इस दफ़ा 2 गोल किए, और एक उन्होंने फ्री किक थी जिस पे उन्होंने अपने पार्टनर को फ्री किक मारने दी, वरना वो भी हैट्रिक कर सकते थे। उस वक्त ब्रेस का चांस था, 1 गोल कर चुके हुए थे। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, एंड बीइंग अ टीम स्पोर्ट्स मज़ा भी आता है देखने का। रोनाल्डो की जो टेक्निक है, जो मेसी की है, एम्बापे की है, ये एटलीस्ट इन लोगों ने अपने, और इतनी 4-4 5-5 वर्ल्ड कप्स खेल के ये प्रूव कर दिया है कि यार ये इट इज़ नॉट वन ऑफ के आपने एक दफ़ा खेल सही बात है, तो आसान काम नहीं है सर। इसमें इतनी फिटनेस चाहिए इस गेम में। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फिटनेस चाहिए ही फुटबॉल में, क्रिकेट से या टेनिस। हाँ जी, स्क्वॉश फुटबॉल बहुत फिटनेस के गेम है। बिल्कुल, तो उस हिसाब से इट्स रियली अमेजिंग। इट्स ऑल क्रेडिट टू दीज प्लेयर्स जो। लेकिन एक लंबा अरसा हो गया था रिजवान भाई, कल अगर जैसे वो माजरत वो 3 मैं ज़रा जल्दी में भूल गया, 5-0 की गेम में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और एक गोल भी किया उज़्बेकिस्तान ने, वो फाउल हो गया, वो हमारी शानदार बॉल ने फ़ौरन बताया कि जी ये फाउल है, ना ऐसे नहीं, ऐसे गोल नहीं होने देंगे हम। तो पाकिस्तान वहाँ मौजूद था साजिशी के लिए उस गोल को लेके। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि आप देखिए जब आप 5-0 से जीतते हैं तो फिर आपका ना मोरल बड़ा अप होता है, क्योंकि आपने पहला मैच ड्रॉ किया, हारे नहीं है, तो चांसेस आपने बहुत ब्राइट कर ली हैं। दूसरा, आने वाली टीम्स को भी मैसेज दिया है कि वी आर बैक, और 5-0 बहुत बड़ा एक खुद में गोल रिकॉर्ड होता है। जी नहीं, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि आपको बेसिकली 4 पॉइंट्स तकरीबन चाहिए। देखें, हर ग्रुप से 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है, और 8 ग्रुप ऐसे हैं जिनसे 3rd बेस्ट टीम क्वालिफाई करेगी। सो एनीवन हु गेट्स 4 पॉइंट्स, एक मैच जीत गए और एक ड्रॉ हो गया, तो आप तकरीबन 95% श्योर होते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, एंड दैट इज़ अ बिग बूस्ट। और वन वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट यूरोपियन टीम्स टू क्वालिफाई, जिसमें पोर्चुगल और जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये बड़े बड़े नाम हैं। क्रोएशिया इज़ वन विच इज़ मिसिंग, प्रॉबली मिसिंग आउट, जो कि आपको याद है कि 2 वर्ल्ड कप पहले फाइनल तक पहुंची हुई थी। बहुत अच्छे खेलते थे, लेकिन वो भी लूका मॉड्रिच पे डिपेंड बहुत ज़्यादा कर रही हैं अभी तक, और वो भी इज़ नॉट हर बंदे के लिए मुश्किल होता है। ट्रेडिशनल नहीं रहा रिजवान भाई, पहले वो सुकर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, और वो जब बहुत अच्छा खेलता था टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। फिर लुका मॉड्रिच आए, लुका मॉड्रिच पे बहुत डिपेंड, एक प्लेयर पे डिपेंडेंसी थोड़ा नहीं, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। बेसिकली देखें, ये 11 प्लेयर्स की टीम होती है, और पूरा स्क्वाड जेल इन टुगेदर कर रहा होता है। कुछ एक्सेप्शनल प्लेयर्स होते हैं जो नजर आ रहे होते हैं। इवन पोर्चुगल को आप देखें तो मिडफील्ड उनकी, दे प्रॉब्ली हैव द बेस्ट मिडफील्ड, लेकिन रोनाल्डो का नाम इतना ज़्यादा है कि आपका जेन रोनाल्डो की तरफ ही जा रहा हो। तो अर्जेंटीना इज़ नॉट अ जोक, वर्ल्ड कप जीते में तो वो मेसी ने नहीं जिताया हुआ, वो टीम ने जिताया हुआ। ऑफ कोर्स मेसी प्लेड अ बिग रोल, इसी तरह एम्बापे ऑलवेज प्लेज अ मेजर रोल, लेकिन वो जिस तरह टियारी एंड आनरी थे, हैरी केन है इंग्लैंड की टीम में, बड़े बड़े नाम जो होते हैं ना, उसके ऊपर वैसी बॉल जाती है, कमेंटेटर्स का भी फोकस ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल इट्स अ टीम गेम। सही बात है। अब्दुल्ला, कल का मैच तकरीबन कोई नहीं बचा, सबने गोल कर दिया, नूनो मेंडेस ने भी गोल कर दिया, रोनाल्डो ने भी कर दिया, बाकियों ने भी कर दिया, अच्छा गेम रहा। अच्छा, कल मैचेस और भी हुए, मैं बाकियों पर भी बात करूंगा, लेकिन चूंकि वही बात रिजवान भाई ने ठीक कहा, जब बड़ा प्लेयर खेल रहा होता है तो पूरा फोकस फिर उसी पर हो जाता है, और मेरे जैसे लोग जो बेचारे बहुत ही ज़्यादा फ़ैन होते हैं, और मैं मैसी को भी बहुत पसंद करता हूँ, रोनाल्डो को भी, लेकिन रोनाल्डो मेरा टॉप फेवरेट है, क्योंकि वो मेरा ही नहीं बल्कि आधी से ज़्यादा दुनिया उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है, और बतौर इंसान बड़ा अच्छा रेट करती है। कल की गेम में रोनाल्डो मुझे पहली गेम से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आए। एक तो लीड किया, पासेस अच्छे बनाए, चांसेस मिस नहीं किए इन लोगों ने, और एक के ऊपर डिपेंडेंसी के, जैसे रोनाल्डो का पहला अगर गोल हो गया और उसके बाद ये नहीं हुआ कि चलो दूसरा भी रोनाल्डो ही कर दे और बाकी ज़रा बैठे रहे, नूनो मेंडेस ने भी, बाकियों ने भी एफर्ट डाली, और राइट लेफ्ट और
मिड यानी फॉरवर्ड में, तीनों जगह से अटैक पोजीशन पे बहुत ज़्यादा बॉल रखी है उन्होंने। हाँ जी, देखें वो टीम वर्क खुद ने किया था। रोनाल्डो के साथ साथ वो जाओ कैंसेलो ने बड़े अच्छे पासेस निकाल के दिए रोनाल्डो को फर्स्ट गोल में। सेकंड में वो फ्री किक जीते थे, तो रोनाल्डो ने बड़ा अच्छा किया था कि नूनो मेंडेस को दिया, क्योंकि सारी टीम जो प्रिपेयर्ड थी यही थी कि रोनाल्डो फ्री किक लेगा। तो पहले नूनो मेंडेस आए थे तो वो दोनों साथ खड़े थे, लोगों को लगा रोनाल्डो लेगा, पर वो एंड पे नूनो मेंडेस से जल्दी से ले ली, बॉल भी इतने टाइम रिएक्ट नहीं कर पाई क्योंकि वो सीधा बॉटम कॉर्नर में गोल हो गया। बाकी फिर पासेस पूरा टीम वर्क, मिडफील्ड ने भी बहुत अच्छा खेला। ब्रूनो फर्नांडिस, जिस तरह उनको हेट मिला था कि जी वो पास नहीं करते रोनाल्डो को, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे पासेस निकाल के असिस्ट भी दी। रोनाल्डो ने भी टीम वर्क दिखाया कि मैं सिर्फ अपना सेल्फिश नहीं खेलता, मैं टीम के लिए भी खेल सकता हूँ। तो रोनाल्डो ने भी बहुत अच्छे गोल्स मारे और साथ साथ टीम को लीड करके लेके गए आगे। उनकी मेंटालिटी बड़ी अच्छी है कि मैं टीम को भी साथ साथ लेके जाऊँ, ये उनको फोकस करना चाहिए। उन्होंने किया इस मैच पे कि मैं टीम को जिताऊँ, और वो टीम को मैच जिता गए 5-0। और ऑन गोल अच्छा अब्दुल्ला, चूंकि आप ना बहुत ज़्यादा फुटबॉल देखते हो, इसको फॉलो करते हो, पहले पहले मेरा थोड़ा सा एतराज़ ये था कि शायद जो गेम स्टैंडर्ड है रोनाल्डो का, उसमें फ़र्क पड़ा है सऊदी अरब जाके, वहाँ का स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, वहाँ का फुटबॉल स्ट्रक्चर और यूरोप का फुटबॉल स्ट्रक्चर, ये बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। जी, ये डिफरेंट तो है, क्योंकि यूरोप में आपके हर टीम ही ऑलमोस्ट आप देखें, इंग्लिश लीग में देखें 1 से लेके 20 तक आपको कंपेटिटिव मैचेस मिलेंगे। सऊदी में ये है कि देखें टॉप 4 जो है, अल हिलाल, अल इत्तेहाद, यही ज़्यादातर आपकी स्ट्रॉन्ग टीम्स ही हैं, तो यही 4 टीमें हर सीज़न कम्पीट करते हैं। तो रोनाल्डो को ऑब्वियसली स्टैंडर्ड तो लीग में गिरा ही है, पर फिर भी उन्होंने अडेप्ट करके खेला है पोर्चुगल के लिए और दिखाया कि मैं यूरोप में अभी भी थोड़ा बहुत खेल सकता हूँ। थोड़े से 1-2 साल हैं उनके पास, अभी हैं मजीद 1-2 साल खेल सकते। मैं बेसिकली इसलिए आपसे करूंगा कि ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़ी कंपेटिटिव है, 1 से 20 खेल रही है और 20 भी 1 को हरा लेती होती है। लेकिन ये जो नॉन कम्पिटिटिवनेस की आप बात करें ना, ये तो स्पेनिश लीग में भी आप देख लें कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना और कभी कभार एथलेटिको आ जाती है। इटालियन में देख लें तो इंटर मिलान, रोमा, एसी मिलान है। जर्मन में देख लें तो जो बुंडेसलीगा उनकी चल रही है, उसमें बायर्न म्यूनिख है और एक आध और टीम है। इसी तरह सीरिया ए में आप देख लें तो वो मेरा ख्याल है सारी टीमों में, सारी लीग में अदर देन इंग्लिश, आप बाकी सब में अगर देखें तो कंपेटिटिवनेस उस तरह नहीं है। आप इंक्लूडिंग ये सऊदी अरब को भी कह रहे हैं, ये जो लीग है इसको भी 2-2 3-3 टीम्स होती है, क्योंकि पैसे की गेम है ना, तो जिधर ज्यादा बन जाए। ये वैसे अच्छा अब्दुल्ला पॉइंट अच्छा है, ये मैं समझता हूँ बड़ा मजे का पॉइंट है, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। क्या कहेंगे अब्दुल्ला? देखिए इंग्लिश लीग में तो ऑब्वियसली सारी टीमें कम्पीट करती है। सऊदी में ये देखें ना, वो आपके टॉप लीग्स की भी टीम्स की भी इतनी साथ साथ टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है। यूजुअली लोकल प्लेयर्स ही हैं सऊदी में, आपके स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स उस तरह तो नहीं है। देखें वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, सऊदी अभी एक्सपेक्टेशन तो थी सऊदी से, वो फिर भी अभी लास्ट पे हैं अपने ग्रुप में, और केप वर्डे को हराएंगे तो शायद उनका चांस बनता है तो नेक्स्ट राउंड में जाएं वो। अच्छा केप वर्डे बड़ा यार वो ज़बरदस्त खेल रहे हैं और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कुछ टीमों से। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी रिजवान भाई ने हमसे शेयर करने हैं। जी नूरिश, अगर आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ज़रा पोर्चुगल वाला मैच, फिर मैं ज़रा इंग्लैंड और घाना का मैच, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था ये मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, और जितना इंग्लैंड हाइप क्रिएट करके बैठा हुआ है ना, इतना आसान नहीं होगा। घाना पावर हाउस है। बिल्कुल आपने ठीक कहा था। पोर्टुगल पे पहले मैं आना चाहूंगी। देखिए पोर्टुगल के हवाले से मैं ये कह रही थी कि पोर्टुगल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा भी 2-3 फैक्टर्स थे कल, जिसकी वजह से पोर्टुगल जो है वो जीती है कल का मैच पाकिस्तान के 5-0 से बिल्कुल डोमिनेट किया है। उसका वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स वाज कि कल उनका एक की डिफेंडर खेल रहा था, दैट वाज रूबेन डियास। रूबेन डियास की वापसी से बहुत ज्यादा एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हुआ पोर्टुगल का, उसके साथ साथ मोराल भी हुआ, और उसके साथ साथ हमने देखा कि एक बिल्कुल रीजुविनेटेड टीम हमें नजर आई। तो ही इज अ वेरी की मेंबर ऑफ द पोर्टुगीज टीम, तो उनकी प्रेजेंस से डेफिनेटली कल हमने देखा सामने मतलब इतना प्रोमिनेंट ना हो, बट डेफिनेटली उससे डिफेंस उनका मजीद स्ट्रांग हुआ। ऑलरेडी जो उनकी इतनी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स है इस टूर्नामेंट की, उसको कॉम्प्लीमेंट किया जो है ना रूबेन डियास के आने से, जब डिफेंस उनकी स्ट्रांग हुई। एक तो ये बात। दूसरी बात ये, अगर आप नोटिस करें जो फ्री किक मिली थी पहले, उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिस तरीके से उसको
साइकोलॉजिकल एक डिल्यूजन में दूसरी टीम को भी डाला, व्यूअर्स को भी डाला। पहले वो रेफरी से बहस करते रहे, एंड देन उसके बाद उन्होंने एक डिल्यूजन डाला कि शायद वो फ्री किक जो है ना वो एग्जीक्यूट करेंगे, बट देन न्यूनो एंडेड अप डूइंग दैट, और उनकी वजह से उनके टीममेट ने जो है ना उसको एग्जीक्यूट किया। और व्हेन द ओपोनेंट टीम वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग कि जो न्यूनो है उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, और उसकी वजह से वो जो फ्री किक एक सक्सेसफुली डोमिनेट हुई और पोर्टुगल का पहला गोल आया। तो ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल गेम भी खेला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। दैट वाज, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के जिस तरीके से उन्होंने पूरी अपने उसके सराउंडिंग्स को देख के पूरा जज करके साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छे से खेला। उसके साथ साथ टैक्टिकली खेल रहे थे कल वो, और कल एक बिल्कुल नई रिजुविनेटेड पोर्टुगल टीम नजर आई जो कि बिल्कुल अपोजिट थी टू व्हाट वी सॉ इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट डीआर कॉन्गो। तो वो हमें एक अच्छी चीज नजर आई। कल टीम केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, उससे पोर्टुगल जीती। और जहाँ तक बात अपनी इंग्लैंड गाना की थी, आई थिंक गाना वाज एब्सोल्युटली जो है ना एब्सोल्युटली ऑन टॉप विद एवरीथिंग yesterday, और उनकी डिफेंस बहुत अच्छी थी, स्पेशली जिसकी वजह से जो है ना मतलब एंड 85th तक जो है इंग्लैंड ने कोशिश की थी अटैक करने की, और अटैक इंग्लैंड की वैसे भी बहुत अच्छी। मुझे ऐसा देखने में लग रहा था कि गाना ने जो क्रोएशिया इंग्लैंड का मैच है बहुत क्लियरली देखा है। अच्छा, और एक बहुत चीज बताइएगा नूरिश, मैं फिर जरा रिजवान भाई की तरफ जाऊंगा। एक चीज मुझे बताएं, जब आपने नोटिस किया इस वर्ल्ड कप में जितनी टीम्स हैं वो गोल में अटैक की बजाय वहीं पर क्लोज रेंज में पासिस पे आ जाएं, फंस जाएं, 2-3 को डॉज करने की कोशिश करें, वहां पर मिसिंग हो रही है। मैसी क्या कर रहे हैं? मैसी सिंपली जहां लाइन बनती है, जहां मौका मिलता है वो शूट करते हैं गोल की तरफ। अब वो बच जाए, चला जाए गोल में, लेकिन वो शूट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उससे चांसेस ज्यादा क्रिएट होते हैं बनिस्बत इसके कि आप ज्यादा बॉल के पोजेशन रख लें रॉन्गली और 6-7 बंदे आपको कवर कर लें। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। देखिए मेसी के हवाले से मैं एक बात और करना चाहूंगी। मेसी जो है ना जितने मेसी तो एक बिल्कुल, मैं उनको मेटाफोरिकली एक बात कहूँ कि वो एक एलियन है। मेटाफोरिकली मैं कह रही हूँ, वो फुटबॉल में इमॉर्टल है। और इसका रीजन एक ये भी है कि वो अपनी स्किल्स की वजह से तो आए हैं, लेकिन वो ना एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल यूज करते हैं, फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज करते हैं, इसको कहते हैं लपोसा। लपोसा का बेसिकली ये मतलब होता है, प्रिंसिपल ये होता है कि आप अपनी जो आपकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है या स्पीड है, उसको डेलिबरेटली स्लो डाउन करो जस्ट टू प्लंज द अदर पर्सन इन अ स्टेट ऑफ डिल्यूजन। और वो जब इस तरह करते हैं तो एक्सपेक्ट किया, अगर आप यूजुअल फॉरवर्ड देखें फुटबॉल में तो वो क्या करते हैं, स्प्रिंट फॉरवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट टीम होती है उन्हें पता है कि ये आगे की फेस डाउन करती है। मैसी क्या करते हैं, मैसी वॉक करते हैं, वॉक करते रहते हैं, और जब अगली टीम को ये अंदाजा हो जाता है कि ये अब स्टॉप होंगे, ये जो है ना पुश नहीं करेंगे बॉल को, या कुछ नहीं करने वाले, उसी टाइम पे मैसी अटैक करते हैं व्हेन द ओपोनेंट टीम इज लीस्ट एक्सपेक्टिंग। तो ये ऑफ कोर्स मैसी बिल्कुल बाकी टीम्स के हवाले से, बाकी प्लेयर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो एक ब्रिलियंट एक्सेप्शन है, एंड इट इज वन ऑफ दिस इज वन ऑफ द मेनी रीजंस। तो लपोसा प्रिंसिपल मैसी भी यूज करते हैं, और एक पेड्री भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वो भी इसको बहुत जबरदस्त अंदाज में यूज करते हैं। जब आप एक ऐसे टेक्निकल प्लेयर होते हो कि जब आप फिजिक्स और मैथ्स की लॉज को इस तरह इस्तेमाल करते हो, स्पेशली कैसे वर्ल्ड कप में कि जहाँ जो बॉल यूज हो रही है उसमें 4 पैरेंट्स लगे हैं इंस्टेड ऑफ 8, तो वैसे ही बॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट होती है, एयर ड्रैग स्पीड होती है, वो सब होता है। तो उसको आई थिंक बहुत जबरदस्त अंदाज में मैसी करते हैं। वेरी वेल सेड नूरिश, वेरी वेल सेड। मैं एक बात बताऊं, वैसे जब भी नूरिश से बात होती है या अपना एनालिसिस करती हैं, और मुझे यकीन हो जाता है तब के ऐसे नहीं कहते कि स्पोर्ट्स अब साइंस हो चुकी है, और पहले लोग इसको नहीं समझते थे, अब साइंस है। बड़ी अच्छी टेक्निकल चीज़ें 2-3 आपने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट उठाए हैं नूरिश। रिजवान भाई, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है सर, ये 32 से 48 यानी 48 हो गई, क्या फ़र्क पड़ गया इससे? लोग तो पहले कहते थे कि ये अच्छा नहीं हो रहा, अब कह रहे हैं कि बड़ा मजे का हो रहा है। क्या इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है? नहीं देखिए, फुटबॉल बीइंग अ ग्लोबल गेम, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को इसमें एंटर करें उतना ही अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये कि पहले जब 32 टीम्स होती थी तो नॉकआउट स्टेजेस शुरू होती थी 16 से, अब 32 से शुरू हो जाएंगी। तो कंपेटिटर्स में तो कंपेटिटिवनेस में तो कोई कमी नहीं आई। लेकिन इंटरेस्टिंग ये कि इसमें फ़ायदा किसको हुआ, किस टीम, किस कॉन्टिनेंट को फ़ायदा हुआ कि आप ये देखिए कि पहले यूरोप से 13 टीमें जाती थी, अब जब आपने 16 टीमें बढ़ा दी, 32 से 48 किया, तो यूरोप को सिर्फ 3 एडिशनल सीट्स मिली हैं, यानी उनकी 16 टीमें खेल रही हैं। लेकिन अफ्रीका, जिनकी पिछले वर्ल्ड कप में 2022 में 5 टीमें खेली थी, उनकी इस दफ़ा 9 बल्कि 10 टीमें खेल रही हैं, 9 उनकी और एक कॉन्गो की टीम थ्रू जो 2 सीट्स क्वालिफिकेशन की उसके थ्रू आई, सो 10 टीमें उनकी खेल रही हैं। इसी तरह एशिया की 9 टीमें, 8 क्वालिफाई करके, और एक एशिया और अफ्रीका को एज मिला। जो एशिया की देखिए 6 टीमें खेलती थी, इस दफ़ा एशिया की 9 हैं।
लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका की 4-4 टीमें थी, इस दफ़ा 6-6 टीमें हैं, और ओशियाना को, जो न्यूजीलैंड की टीम उस तरह क्वालिफाई करके आई है। तो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को उधर नहीं डालते? ऑस्ट्रेलिया को एशिया में खिलाते हैं वो उसको उधर फॉर नहीं सम डालते। ऑड रीजन। लेकिन जो अब अगले राउंड में हमने 32 में जो देखने वाली चीज़ है ना, कि क्या इनमें से कौन सी टीम प्रूव करती है कि जी हमारी पिछली दफ़ा 13 थी सीट्स जिस तरह यूरोप की, तो हम 14 या 15 टीमें लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते। एशिया की टीम ने प्रूव करना है कि हमारी अगर पिछली दफ़ा 6 सीटें थी और इस दफ़ा हमारी 9 टीमें खेल रही हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड डिसीजन है या नहीं। और इसी तरह अफ्रीका वुड ऑल्सो वांट टू सी कि अगर हमारी पिछली दफ़ा 5 सीटें थी और इस दफ़ा 10 टीमें खेली, तो क्या हम 8 टीमें लेके जा सकते हैं अगले राउंड में, नहीं लेके जा सकते, ताकि उससे अंदाजा हो कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। वाह, सो बेसिकली लैटिन अमेरिका और उसको कम फायदा हुआ है यूरोप को, एशिया और अफ्रीका को, जो मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी, वाकई फायदा हुआ है। जबरदस्त। अच्छा, क्वालिफाइंग राउंड में भी आपने देखा होगा, जो क्वालिफाइंग राउंड डिजाइन हुए थे वो इसी बुनियाद पे हुए थे जो आपने पूरा अभी प्रोसेस हमें बताया कि अब अफ्रीका से इतनी, यूरोप से इतनी, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका और बाकी जगहों से इतनी, और एशिया। वो क्वालिफाइंग राउंड में इन सारों की परफॉर्मेंसेस बड़ी टॉप क्लास थी। सऊदी अरब भी खैर बहुत अच्छा खेल रही थी क्वालिफाइंग राउंड में, लेकिन जाहिर है ये एक बड़ा स्टेज है। बड़ा मज़े का फैक्ट शेयर किया अब्दुल्ला। वैसे रिजवान भाई ने एक बड़ी अच्छी चीज़ नूरिश ने कही है कि आप जब साइंस के साथ फुटबॉल को समझ गए हो, आप खिलाड़ी हो और आपको पता है कि मेरी गेम की साइंस ये है और आपकी परफेक्शन उस पर आ गई है, तो बस फिर मेरा ख्याल है वो बहुत कम ही मार खाता है। 2 गोल मिस भी किए, एक पेनल्टी मिस की मैसी ने, लेकिन उसके बाद उसी मैच में 2 गोल दोबारा कर दिए और वही 2 गोल से वो मैच भी जीते। अब आते हैं जी इंग्लैंड और घाना पर। अब्दुल्ला, क्या देखा जी इंग्लैंड और घाना के दरमियान? घाना बहुत डिफेंस में शुरू से बहुत अच्छी है, दूसरा वो बॉडी डॉजिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। घाना का प्रेस तो बहुत अच्छा था इंग्लैंड, क्योंकि उनके प्रेस में स्टार्ट में तो इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा उनको किया था कि प्रेस को डॉज किया था। बाद में फिर घाना का प्रेस ने उनको बहुत बुरी तरह डोमिनेट करके इंग्लैंड से प्रेस में प्रेशराइज हो गए थे, और फिर इंग्लैंड आगे बॉल नहीं लेके जा पा रही थी। स्पेशली उनके जो विंगर्स थे, माडुएके थोड़ा सा क्रिएट कर रहे थे, गॉर्डन दूसरी साइड पे थोड़ा सी वीक से थे, उनसे क्रिएट नहीं हो पा रहा था। और अटैक में केन और बेलिंगहम ने बड़ी चांसेस मिस किए, और केन का और लास्ट एक तो मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर था, अगर मैं गलत नहीं हूँ रिजवान भाई, वो चांस तो बिल्कुल क्लियर था उस पे। हैरी केन का चांस था, और वो लेकिन सिर्फ ये था कि वो लेफ्ट फुट पे था, बट यू नो व्हेन हैरी चलो, ये प्रोफेशनल फुटबॉल है, लेफ्ट राइट का नहीं, और जो प्रोफेशनल फुटबॉल है, इसमें ये एक्सक्यूज नहीं बनता कि आप चांस मिस कर दें एक सिर्फ लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्टिंग पे। जी अब्दुल्ला। तो निको राइली ने भी उसी चांस ही मिस किया था, क्रॉस बार पे मार दिया था हेडर अपना। बाकी चांसेस उनके बहुत मिस हुए थे। राइस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। घाना के भी मिडफील्ड में थॉमस पार्टी ने बड़ा अच्छा खेला था, तो थोड़ा सा इन्होंने बहुत अच्छी डिफेंडिंग की थी घाना ने, और 0-0 पे ड्रॉ हुआ। इंग्लैंड खुश नहीं है, घाना थोड़ा सा खुश होगी कि हम 4 पॉइंट्स पे भी हैं और आगे नेक्स्ट राउंड में भी जा सकते हैं। इंग्लैंड को अभी फिर भी जीतना पड़ेगा अपना लास्ट मैच, तो फिर वो और गोल डिफरेंस अच्छा चाहिए, तो वो फर्स्ट जाएंगे राउंड ऑफ 32। अच्छा, एक बात बताएं, मैं पहले भी बात कर रहा था, मुझे ये सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने चुप करा दिया। खैर, क्या बात करें आप। इंग्लैंड का मसला यही है, इंग्लैंड शुरुआत हाइप, वो रिजवान भाई ने एक हमें बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी कि उनका मीडिया इतनी हाइप क्रिएट कर देता है, जगह जगह लोगोस चल रहे होते हैं, वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सबसे प्रोमिनेंट होती है, वो इतना प्रेशर आ जाता है। क्या यही वजह है क्योंकि इतनी इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल होती है, गली गली में फुटबॉल होती है, इंग्लैंड में खेले जाने वाली टीम्स दुनिया भर में डोमिनेट करती हैं, और एक ही शहर की 2-2 टीमें हैं मैनचेस्टर की, एक तो यूनाइटेड है और एक मैनचेस्टर सिटी है, इतना फुटबॉल है वहाँ पे, उसके बावजूद क्या है इंग्लैंड को कि वर्ल्ड कप जीत नहीं पा रही? अब्दुल्ला। इंग्लैंड का ये है कि वो मीडिया का तो हाइप ऑब्वियसली बहुत बड़ा मसला है, इनका कोचेस का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इनके, क्योंकि आप लीग में देखें तो इंग्लिश कोच जो होते हैं वो लीग आज तक 1992 में जब लीग बनी थी उसके बाद से इंग्लिश कोच कोई नहीं जीत सका प्रेम, हमेशा कोई फॉरेनर जीतता है। तो इन्होंने हमेशा से इंग्लिश कोच रखा है वर्ल्ड कप में, इस बार फर्स्ट टाइम में जर्मन कोच को मौका दिया इन्होंने, तो शायद ये चेंजेस ला सकते हैं मुझे लगता है वर्ल्ड कप में, और शायद जीत जाए। मेरी फेवरेट। आपको टीम कैसी लग रही है इस वक्त प्रेजेंट टीम? टीम बहुत अच्छी, अटैक इनका थोड़ा सा टीम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्लेयर्स जो उठाए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स उठाए हैं जो वर्ल्ड वाइड अच्छा खेले हैं, चैंपियंस लीग में अच्छा खेले हैं परफॉर्मेंसेज, डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग सी है। गुही को चांस दी है स्टोन्स की जगह, एक एक्सपीरियंस डिफेंडर की जगह, और गुही ने बहुत अच्छा खेला था लास्ट मैच। लेकिन अब्दुल्ला मुझे ये बताइए कि कोल पामर वगैरह 2-3 प्लेयर बड़े प्लेयर नाम ड्रॉप भी किए इंग्लैंड ने, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? नाम उनको ड्रॉप तो सही किया था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं अच्छी थी इस सीज़न में। आप इनकी रीसेंट फॉर्म देखें, इवन फ्रॉम मार्च जब लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक हुई थी तो लीग्स में इंजर्ड भी रहते, पामर बहुत इंजर्ड रहे हैं, तो इनको ड्रॉप करना बनता था। और इन्होंने जो प्लेयर्स उठाए हैं जिस तरह माडुएके,
वो स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो अब आगे चांस फिनिशेस नहीं हो रहे केन जैसों से, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ अच्छा, रहा है। यहाँ पे ना टीम वर्क का बड़ा अच्छा ये एनालिसिस बड़ा मजे का था अब्दुल्ला। नूरिस, टीम वर्क इंग्लैंड का डिफेंस अच्छा है, वो कल भी हमें नजर आ रहा था कि उनका डिफेंस बड़ा जबरदस्त है, लेकिन जो फॉरवर्ड में टीम वर्क है मुझे लगता है थोड़ी सी वहाँ कहीं लैकिंग है। और ये कोच वाली बात भी बड़ी मजे की कही है कि जर्मन कोच ले आए, हमेशा इंग्लिश कोच लाते थे, लीग में भी उनके बाहर के कोचेज ही जितवाते हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीजें और हैं। आई थिंक इंग्लैंड जिस चीज से स्ट्रगल कर रही है ना, वो ये कि वो अपना जो बेस्ट प्लान लेके जाते हैं वो बहुत रिजिड है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग देयर प्लान। तो उनके पास ना प्लान बी और प्लान सी मुझे नजर नहीं आ रहा जो वो एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे कल अगर हम देखें, कल का मैच गाना के अगेंस्ट देखें, तो इंग्लैंड के पास मुझे कोई ऐसा बैकअप प्लान नजर नहीं आया कि इनकेस थिंग्स डोंट गो देयर वे तो वो क्या दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। इस चीज में, इस डोमेन में ना, अभी तक इस वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस जो है ना सबसे बेस्ट रहा है इस डोमेन में कि प्लान बी प्लान सी फौरन से एग्जीक्यूट कर देना है इन केस थिंग्स डोंट गो द वे यू वांट देम टू। तो इंग्लैंड के हवाले से एक चीज है, और बिल्कुल आपने सही कहा, टीम वर्क का मुझे थोड़ी सी उनकी लैकिंग लगी। क्रोएशिया के मैच के बाद अगर मैं देखूं, क्रोएशिया के मैच में उन्होंने बहुत होप्स भी हाई कर दी थी, सब कुछ कर दिया था, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन, लेकिन कल ऑफ कोर्स गाना का डिफेंस तो था ही फ्लॉलेस, लेकिन उसके साथ साथ इनकी टीम वर्क में भी थोड़ी सी मुझे ना घबराए हुए ये लगे थोड़ा सा। और कोचेस की जहाँ बात की ना, ये थोड़ा सा मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि आई थिंक पिछले अगर हम सीजन के हवाले से इस सीजन को, इस साल को कंपेयर करें फुटबॉल के स्पेशली इंग्लैंड के हवाले से, तो आई थिंक कि इस साल इंग्लिश कोच के साथ इनको जाने देता रादर देन गोइंग विद अ फॉरेन वन। आई एग्री कि जो पास्ट में जिस तरह से चीजें रही हैं वो उनकी फेवर में नहीं रही इंग्लिश कोचेस के जाने के, लेकिन इस दफा जो है ना प्रीमियर लीग वगैरह की परफॉर्मेंसेस से जिस तरह से प्लेयर्स आ रहे थे एंड ऑल, आई थिंक अगर इंग्लिश कोच के साथ जाते तो बहुत जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट हो सकता था, बट दैट्स जस्ट व्हाट आई थिंक। और आई होप कि इंग्लैंड जो है ना बाउंस बैक कर सके। अच्छा रिजवान भाई, लॉन्ग पासेस मेरा ख्याल है 17 से 18 मिनट लॉन्ग पासेस में जो टीम्स लगा रही हैं, बहुत सारी टीम्स हैं, मैं उनकी काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, और कुछ टीम्स हैं जो शॉर्ट पासेस और तेज़ गेम पर इन्हिसार कर रही हैं, उनके अटैक्स की रेशो 73+80 तक है, और जो लॉन्ग पासेस में इन्हिसार कर रही हैं उनकी रेशो 50 से 60s में है। ये बड़ा एक डिफरेंट चैप्टर है। ये मेरा ख्याल है अब्दुल्ला विल बी बेटर और नूरिश विल बी बेटर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। देखें, ये टेक्निक के ऊपर डिपेंड कर रहा था कौन सी किस वक्त आपकी चल रही है। यूरोपियन फुटबॉल इज़ इंटायरली डिफरेंट। सिर्फ स्पेन थोड़ी सी उसको लैटिन अमेरिकन स्टाइल में फुटबॉल खेली होती है, जिसको टिकी टाका भी कह रहे होते हैं। लैटिन अमेरिकन फुटबॉल जो है उसमें अग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, जो यूरोपियन फुटबॉल है उसमें अग्रेसिवनेस वो वाली नहीं है, उसमें लॉन्ग पासेस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। स्पेशली इंग्लैंड की टीम हो गई, फ्रांस की टीम हो गई, फ्रांस भी थोड़ी सी अपनी बीच में चेंज करते रहते हैं स्ट्रैटेजी, लेकिन जैसा नूरिश ने कहा कि इंग्लैंड का तो प्लान बी अभी तक नज़र नहीं आया। अब आइदर वो प्लान बी है नहीं, या वो प्लान बी उन्होंने फाइनल स्टेजेस के लिए रखा हुआ है टू सरप्राइज अ वेरी वेरी टफ ऑपोजिशन। दैट वी नीड टू सी। ठीक हो गया अब्दुल्ला, यही लॉन्ग पासेस, शॉर्ट पासेस, जो पोजेशन ऑफ बॉल है अगर लॉन्ग पे रखें तो उसमें जो गोल अटैक रेशो है वो 50 से 60 के दरमियान दिख रही है, और जो शॉर्ट पासेस रख रही हैं टीमें वो 73 से 78 80 तक लेके जा रही हैं। लॉन्ग पासेस में ये होता है आपको बॉल कंट्रोल करना मुश्किल होता है यूजुअली, ये होता है। और उनका अभी तो इंग्लैंड का आप देखें मेन विंगर ही इंजर्ड है, बकाया साका, तो वो जब तक आएंगे नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली लॉन्ग पासेस में खेलते हैं। उनके इतलात ये है कि अभी फिल वक्त उनकी एंट्री मुश्किल है, तो इसका मतलब है कि ज़रा लंबा अरसा ये देखना पड़ेगा उन्हें। साका का जी, वो उनका अभी सुनने में यही है कि वो फिट होने वाले हैं और शायद आ जाएंगे। मुझे लगता है राउंड ऑफ 32 तक फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो उनके रीसेंट ईयर्स में प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हुए हैं काफी। 2023 में, 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हुए हैं। केन के साथ वो खेलते आए हैं, 2022 वर्ल्ड कप में भी थे, यूरोस में भी थे, तो काफी उनके स्टार प्लेयर रहे हैं, काफी यंग एज से, अभी भी 24 ही हैं, कौन सा कोई 30s में, तो वो आके इनको शायद कैरी करके लेके जा सकते हैं केन के साथ पार्टनरशिप करके। यानी एक होप मौजूद है अभी इंग्लैंड की कि इंग्लैंड अब इससे अगले राउंड की, मेरा ख्याल है सही कह रहे हैं रिजवान भाई कि वो शायद अगले राउंड की ज़्यादा तैयारी करें। उन्हें पता था ये राउंड तो हम जैसे तैसे करें, 3 टीमों ने आगे आ ही जाना है, एक ही टीम निकलनी है, और इतने बुरे हम है नहीं कि हम एक भी वही टीम हो जो बाहर निकल जाए। नूरिश, लॉन्ग और शॉर्ट पासेस, पोजेशन ऑफ बॉल, रॉन्ग पोजेशन ऑफ बॉल, मैं असल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहा था। आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, मैं तो ऐसे बतौर फैन ही देख रहा होता हूँ, लेकिन 17-18 मिनट की गेम अगर लॉन्ग पासेस पे खेलें तो आप 90 मिनट की गेम में अपने 18 मिनट वैसे ही कम कर लेते हैं।
देखिए आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, लेकिन इसका एक और रीजन अगेन इसकी साइंस से जुड़ा हुआ है। और उसकी साइंस ये है कि देखें इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, मैं लीग में उनको बता दूं, बिल्कुल अभी सही बात यहाँ पे मेंशन की रिजवान सर ने कि लैटिन अमेरिका में और यूरोप में जिस तरह से फुटबॉल खेली जाती है दैट्स वेरी डिफरेंट। तो वहाँ पे लॉन्ग पासेस और शॉर्ट पासेस का ऑफकोर्स डिफरेंस आता है। लेकिन अभी अगर मैं वर्ल्ड कप के हवाले से बात करूँ तो क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि 3 डिफरेंट कंट्रीज जो है होस्ट नेशन है, तो एक चीज और यहाँ पे बड़ा फैक्टर क्रिएट करती है, वो ये कि जिन स्टेडियम्स में मैचेस हो रहे हैं ना, उनका वो किस एल्टीट्यूड पे है, किस हाइट पे है, क्या उनकी सराउंडिंग वेदर कंडीशंस है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और इससे बॉल की ड्रैग स्पीड पे, ड्रैग वेलोसिटी पे, इस पर बड़ा फर्क पड़ता है। उससे क्या होता है कि जब आप लॉन्ग पासेस करने की कोशिश करते हैं ना, अगर मैं एस्टेडियो एस्टेका की बात करूं, मेक्सिको सिटी में जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, वो मतलब हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहां पे क्योंकि 20% कम जो है ना ड्रैग फोर्स होती है और एयर रेजिस्टेंस उसमें कम उसमें देखने को मिलती है ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉल तो अगर आप लॉन्ग पास करोगे ना तो बॉल की ट्रेजेक्टरी वैसी नहीं होगी जैसा आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट आता है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो कुछ वहाँ पे मियामी की अगर मैं लेट्स से ले ले एग्जांपल, तो वो स्टेडियम ऐसा है कि वो थोड़े समंदर के करीब है, तो वहाँ पे कूल ब्रीजेस वगैरह चल रही होती है, तो उसकी वजह से भी ना, क्योंकि अगेन 4 पैनल वाली बॉल इस दफा आई है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन वही बात आ जाती है, उसमें फर्क पड़ा। उसके साथ साथ क्योंकि और एंड दैट रियली मैटर्स कि एयर को किस तरीके से वो कितना रिसेप्टिव होती है वो बॉल एयर के एयर रेजिस्टेंस के हवाले से। लेकिन उसकी मेरा तो ख्याल है उसकी एयर वजह से एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा पिछली बॉल्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। एयर एक्यूरेसी उसकी बहुत अच्छी है बॉल की, जिसकी वजह से गोलकीपर को भी पता होता है, मारने वाले को भी पता चल रहा है। और चूंकि ये जो 55,000 बॉल्स थी नूरेश, इनके हवाले से मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं, 55,000 बॉल्स टेस्टेड हैं, टेस्टेड, और फीफा के अपनी कमेटी के अंडर टेस्ट हुई हैं ये 55,000 बॉल्स। जी एब्सोल्युटली अर्सलान भाई, बॉल का इसमें कोई नहीं है, बॉल अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन मैं भैया पॉइंट ये कह रही हूँ कि जो कंडीशंस है ना, कि जिन कंडीशंस में क्योंकि 3 डिफरेंट वेन्यूज पे खेला जा रहा है, तो जो सराउंडिंग कंडीशंस है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, मैं ये बात करना चाह रही हूँ। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे आप देखो वहाँ कंडीशंस कुछ और होती है, कोस्टल एरियाज पे कुछ और होती है, उसकी वजह से लॉन्ग पैसेज और शॉर्ट पैसेज का हम डिफरेंस जो है ना वो देख रहे हैं इधर कि इसी वजह से वो जिस तरह से टीम्स एंटिसिपेट करती है ना कि एक सर्टेन पास की एग्जीक्यूशन होगी, वो नहीं हो पाती क्योंकि बॉल की ट्रेजेक्टरी इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो रही है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये बात सही है, ये बात रिजवान भाई मेरा ख्याल है सही है। 3 मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट एटमॉस्फेयर, ऑल्टीट्यूड डिफरेंट होता है, ग्राउंड उसकी सरफेस डिफरेंट होती है, फिर आपकी जो सराउंडिंग्स होती हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं, तो चैलेंजिंग टाइम तो होता है खिलाड़ी। और ये इतना छोटा फॉर्मेट है कि आपने अभी यहाँ खेलना है, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ जाके भी खेलना है। बिल्कुल, सिर्फ 3 मैचेस हैं आपके राउंड में, और होस्ट कंट्रीज मेक्सिको से लेके यूएसए और कनाडा और मेक्सिको में, तो मेरे ख्याल है फ्लाइट ही 7-8 घंटे की है, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से वापस आएंगे। अब जरा एशियन टीम्स पे ज़रूर बात करूंगा। ईरान की परफॉर्मेंस अच्छी है, इराक सऊदी अरब कुछ मुझे करते दिखाई नहीं दे रहे, बाकी टीम्स पर भी बात करते हैं। अगर मौका मिल गया है एशिया को कि आपकी टीम्स भी बढ़ गई हैं, पूल ऑफ टीम्स बढ़ गया है और आप उन 48 का हिस्सा हैं, तो 32 का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे हैं और क्या परेशानी आ रही है, क्या वजह है? हमारे यहाँ खेल का स्टाइल अभी भी बहुत पुराना है, हम विंटेज स्टाइल फुटबॉल खेलते हैं। सारों की बात करूंगा, हमसे मुराद एशियन फुटबॉल है, क्योंकि आप देखें चाइना भी क्वालिफाई नहीं कर रहा, बाकी टीम्स भी आगे पीछे क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो जो टीम आई हैं वो बड़ी तगड़ी टीम्स हैं। अब इतने छोटे छोटे मुल्क हैं, कैपे वर्दे, बाकी चेचिया और ये सारे, लेकिन आप देखें उनके फुटबॉल स्टैंडर्ड ऑफ गेम। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस पे और हमारी ज़रा क्रिकेट इस पर भी बात करेंगे। अब एशियन फुटबॉल पे थोड़ी सी बात करूंगा, फिर क्रिकेट पे करनी है। अब्दुल्ला, चूँकि आपके बड़े मज़े की चीज़ें, स्टैट्स और हमारे साथ मुख्तलिफ लीग के भी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, खिलाड़ियों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बात कर रहे हैं। एशियन फुटबॉल का ज़रा स्टाइल देखिए कि ईरान है, बड़ी उन्होंने जज्बे के साथ फुटबॉल खेली है, लेकिन अभी मैचेस का भी बड़ा मसला है ना। एक मैच हो गया, बाकी 8-8, 10-10 मैचेस चल रहे हैं, उसके बाद एक दूसरा मैच मिल रहा है, फिर 7-8 मैच, टीमों में गैप भी बहुत आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर। दूसरा, एशिया में अगर 4-5 टीमों को मौका मिल गया है, तो क्यों नहीं एशियन टीम्स अगले राउंड में जाने के लिए पर तोल रही, और क्यों इराक की टीम की मुझे परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही, सऊदी अरब की नहीं नज़र आ रही? एशियन टीम्स को तो पहले उन्होंने एयरपोर्ट्स पे आपने देखा होगा चेकिंग बड़ी कर रहे हैं, इनको बिठा रहे हैं कि आप अमेरिका जैसी कंट्रीज क्या आप नहीं जा बात सकते, सही है। आपको बिठा के प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं, जितना बाकी टीमों के साथ नहीं इतना करे यूरोपियंस, तो ये ज़रा इनके साथ ज़्यादती सी हो रही है।
आगे फिर वो एशियन टीम्स का ये भी है, उनकी लीग्स भी डेवलप नहीं है इतनी खास। आप देखें एशियन लीग्स की सिर्फ सऊदी लीग ही अगर देखा जाए डेवलप्ड है, तो बाकी टीम्स को कोई खास नहीं कुछ कहता कि साउथ जापान की कोई लीग, कोई आपने वहाँ से प्लेयर देखा ही नहीं जापान की लीग का। अच्छा, जॉर्डन भी बड़ा अच्छा खेला करती थी, इस बार उसका भी कोई मुझे खास गेम नजर नहीं आ रही। जॉर्डन का तो खास, उनका ग्रुप भी थोड़ा सा मुश्किल, या अर्जेंटीना जैसी टीम हो आपके ग्रुप सही में, बात है। अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, तीनों लेकिन टीमों से। अल्जीरिया इतना अच्छा नहीं खेल रही है, मुझे लगता है जॉर्डन को उससे बेहतर खेल पेश करना चाहिए था, जो अभी तक किया नहीं है। नहीं, अल्जीरिया के प्लेयर्स तो बेहतर हैं उनके, आप अगर देखें आयत नूरी उनके पास सिटी में खेलते हैं, तो इस तरह के प्लेयर्स हैं। गोइरी हैं, लीग 1 के स्ट्राइकर हैं, नीस में रहे हुए हैं। तो अल्जीरिया के प्लेयर्स अगर आप देखें यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं, तो जॉर्डन का कोई प्लेयर आप देखें यूरोपियन टॉप 5 लीग्स में नहीं खेल रहे, अपनी अपनी लीग्स में खेल रहे हैं। अपनी अपनी लीग्स में खेलने का उनको एक्सपोजर नहीं होता बाहर लीग्स का, उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि बाहर के प्लेयरों के खिलाफ कैसे खेलें। ये वैसे मैं एग्री करूंगा कि एशियन प्लेयर्स को अभी तक यूरोपियन लीग्स में उस तरह मौका नहीं मिला जिस तरह अफ्रीकन प्लेयर्स को मिल रहा है। आप सलाह को देख लें, इजिप्ट के हैं, वो लिवरपूल से भी खेलते रहे हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स अफ्रीकन, इवन जब अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस आता है तो टीमों को मसला पड़ा होता है कि ये 2 हफ्ते के लिए जब जाना है तो वो उनके रिप्लेसमेंट प्लेयर्स कौन से होंगे। एवरी टीम हैज़ 2 और 3 इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, जर्मन में खेल रहे हैं, सही बात है, इटालियन में खेल रहे हैं, तो एशियंस को अभी तक वो मौका नहीं मिला। बट उसके लिए तरीकाकार भी यही है कि देखें, आपको जब तक आपकी टीम वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं करेगी उस वक्त तक आपके प्लेयर्स को मौका नहीं मिलेगा। सो साउथ कोरिया इज इन प्राइम पोजीशन, वो क्वालिफाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर उनके प्लेयर को नॉट जस्ट राउंड ऑफ 32 बट राउंड ऑफ 16 या 8 में जाते हैं तो आई एम श्योर 5 और 6 ऑफ द प्लेयर्स विल गेट अ गुड चांस। अच्छा, ये बड़ा अच्छी बात है नूरिश, यही बात अगर एशियन टीम्स इनकी परफॉर्मेंसेज, और सही बात है इन्हें वहाँ यूरोपियन लीग्स में या बाहर की लीग्स में मौका भी तब मिलेगा ना, टॉप नॉच लीग्स में जब आप परफॉर्म करके दिखाओगे कि 2-4 प्लेयर निकलें परफॉर्म करें, तो नजर आए कि परफॉर्मेंस है। सही कहा। और इसकी सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो मोरक्को है। अब देखिए मोरक्को के जो प्लेयर्स की मैं बात करूं तो मोरक्को एक ऐसी टीम हो गई है स्पेशली पिछले वर्ल्ड कप के बाद कि जिनको लोग सीरियसली करें। सऊदीया की यहाँ पे बात होती थी, सऊदीया का सिस्टम कंपेरेटिवली बिल्कुल सही था। यहाँ पे एशिया में अगर बात करें तो सबसे अच्छा सऊदी अरेबिया का ही जो है फुटबॉल की पूरा एक इकोसिस्टम है उनका। लेकिन उसके हवाले से जिस तरह जितना डेवलप उनका पूरा फुटबॉल का इकोसिस्टम है ना, उस हिसाब से प्लेयर्स नहीं आ रहे, और आ भी रहे हैं तो वो 1 मैच के हीरोज आ रहे हैं। बस हम ये देखने को हमें मिल रहा है। जापान, कोरिया और मोरक्को की तीन ऐसी कंट्रीज हैं। इजिप्ट तो खैर एवरीवन नोज बिकॉज ऑलमोस्ट चला, बट अगर मैं इसके अलावा कंट्रीज की बात करूं तो आई थिंक मोरक्को, जापान और साउथ कोरिया 3 ऐसी कंट्रीज हैं कि जिनको मैं कहूंगी कि इस वर्ल्ड कप में स्पेशली उनके पास मौका है कि जैसे अभी रिजवान भाई कह रहे थे कि कुछ प्लेयर्स वहां से जो है ना सेलेक्ट करके तो यूरोपियन लीग में खेल सकते हैं। और अगर आई थिंक अगर एक अच्छा क्रॉस सेक्शन बन जाए, एशियन का एक ऐसी बॉडी बन जाए कि जो एशियन और यूरोपियन फुटबॉल के एक क्रॉस सेक्शन में बैठ के वो, तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से आई थिंक अच्छी जो है ना इंप्रूवमेंट आ सकती है फुटबॉल में। अच्छा, जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है AFC, मुझे लगता है उसको अभी थोड़ा काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो बस कतर की हद तक रहकर बैठ गए हैं कि चलो कतर क्वालिफाई कर लेता है, कतर को वर्ल्ड कप मिल गया है, सऊदी अरब कर रहा है क्वालिफाई, इराक कर रहा है, वो इस गल्फ के अंदर ही रह गए हैं, गल्फ से बाहर सोच ही नहीं रहे। ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, ना इंडिया, ना पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ पे, सार्क कंट्रीज़ की मैं बात करूँ, इस पर इतनी तवज्जो नहीं। हालांकि भूटान की टीम बड़ा अच्छा खेला करती थी एक ज़माने में फुटबॉल, अब वहाँ भी फुटबॉल काफ़ी पीछे चला गया। तो ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ नूरिश। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें सलान भाई एक और चीज़ है, अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें ना तो एक इशू हमें और आता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हमारे पास स्टेडियम्स नहीं है। अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो इस्लामाबाद के अलावा कोई ऐसे शहर नहीं है कि जिसमें हमारे पास कोई एस लेवल का स्टेडियम हो। और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ी सी डाइवर्ट करी मैं बात, लेकिन डेफिनेटली रेलिवेंट है कि जब हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे कि अगर फीफा वर्ल्ड कप जैसे पाकिस्तान में होता है तो लियारी में स्टेडियम है वो होस्ट कर सकते हैं, तो अगर आप सरकास्टिक टोन में भी बात करें तो इस तरह की नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स आपको ऐसे पॉलिटिशियन नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं कहूँगी कि अपॉलिंग सिचुएशन है ना फुटबॉल की, उसको मजीद जो है ना फ्यूल मिलता है। तो आई थिंक इस पर भी ये दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि जिसपे को काम करने की जरूरत है। और अगेन अगर एक क्रॉस सेक्शन एक बॉडी ऐसी बन जाए कि जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो यूरोपियन और एशियन फुटबॉल को कंबाइन करके एक बने, तो आई थिंक कोलैबोरेटिव एफर्ट से बहुत जो है ना फायदा हो सकता है। जबरदस्त। थोड़ी सी क्रिकेट पे भी मुझे आज बड़ी लाजमी बात करनी है, इससे पहले कि क्रिकेट पे करूं,
अब्दुल्ला ये बताएं, कैबे वर्दे बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टीम का? केप वर्डे का ये वैसे एक शॉक वर्ल्ड कप था कि उन्होंने टीम्स को शॉक किया अपने ग्रुप में, स्पेशली जैसे स्पेन को किया उन्होंने, फिर आगे यूरुग्वे को किया। यूरुग्वे तो आपके जब वर्ल्ड कप बना था तो चैंपियंस थे, वो बड़ी टीम थी, बहुत बड़ी इस बार टीम तो रही मुझे है। वाकई उन्होंने बड़ा मायूस किया। कि लुइस सुआरेज जैसे प्लेयर्स भी थे इस टूर्नामेंट, उनके पास सुआरेज जब बुढ़े हो गए तो उनको उन्होंने निकाल दिया। बाकी डार्विन न्यूनेज भी थे उनके पास, बड़ा सऊदी में खेलने पर बड़ा सुआरेज अच्छा। वही प्लेयर है जिन्होंने कान काट लिया था एक खिलाड़ी का, हाँ जी, जिन्होंने कान काट हाँ लिया था जी। एक खिलाड़ी का। जी जी जी। तो इस तरह के प्लेयर्स है। वेलवर्डे आपके मैड्रिड में खेल रहे हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट मिडफील्डर कहा जाते हैं उनको। तो इस तरह के प्लेयर्स हो के भी केप वर्डे ने उनको हराया है। उनके स्पेशली कीपर ने वॉजिनिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। केप वर्डे ने 2-2 ड्रॉ भी किया। अभी सऊदी को अगर वो हरा लेते हैं तो वो फिर आप अगर हरा लें चांस तो बना obviously- लेंगे। ऑब्वियसली फिर वो राउंड ऑफ 32 में, क्योंकि 5 पॉइंट्स हो गए, वरना ड्रॉ भी कर लें तो उनके पास चांस है। तो सऊदी को अगर वो हरा सकते हैं तो वो अभी सऊदी लेकिन अरब लेकिन stage लेकिन में अगर देख सकते हैं। सऊदीया ने हरा लिया तो सऊदीया विल आल्सो क्वालीफाई, उनके भी 4 पॉइंट हाँ जी, उनके वो तो बड़े, वो भी क्वालिफाई के वर्डे तो अपनी जगह, लेकिन सऊदीया जीते यार। सही बात है, हाँ। जीते तो हाँ। वो भी जीते, सही बात है, हमारे लिए तो वो भी उसको जीतना चाहिए। अच्छा रिजवान भाई, अब आते हैं जरा, 4 मैच खेले लड़कियों ने, चारों मैच हार गए हैं। कोई वर्ल्ड कप की तैयारी नज़र नहीं आ रही, मां सिवाय इसके कि कैसे हमने आउट करना है और उस पर क्या एक्शन करने हैं, उसकी वीडियोस बनवा के डाल रहे हैं। बाकी परफॉर्मेंसेस वही जो हमारी मेल क्रिकेट का हाल है, पहले पैसे के लिए कहते थे, पैसे भी अब अच्छे मिल रहे हैं। अब वो जो एक शिद्दत से सोशल मीडिया पे लहर चल रही है कि कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी की वजह से खेल रहा है, परचीज़म को ख़त्म करो, लड़कियों में भी परचीज़म है। अभी अली यूनुस और आलिया रियाज वाला इंसिडेंट आपके सामने कि वो चले गए और लोग मतलब जो इत्तलात है वो ये है कि जी वो फंड से गए हैं, पीसीबी के फंड से गए हैं, जो कि बड़ी नामाकूल बात होगी अगर गए भी हैं। ये पीसीबी जाने वो जाने, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है, कुछ भी नहीं। अब 4 मैचेस, अरसलान आप अपने फंड से भी जाएं तो परमिशन तो आपको पूरी चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परफॉर्मेंस का मुझे तो मेरी समझ से बाहर है। मेरे ख्याल है वुमेन टीम भी वही कर रही है जो मेंस टीम करती है, कि जो बायलैटरल सीरीज होती हैं उसको इतना हम सीरियसली ले रहे होते हैं कि वही प्लेयर्स को खिलाई जाते हैं, नए बच्चों को मौका ही नहीं मिलता। और जब नए बच्चों को मौका नहीं मिलेगा तो वही टीम जो कि बायलैटरल खेल रही है वही आके वर्ल्ड कप में खेलना शुरू किया। जब आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं ना या इंडिया को देखते हैं, अब तो बाकी आप श्रीलंका वगैरह को भी देख लें, तो बायलैटरल सीरीज में दे मेक श्योर दैट 5 और 6 मेन प्लेयर्स आर रेस्टेड, और उसकी जगह आप नए प्लेयर्स को चांस दें। उसमें से कोई अगर एक्सपोज होकर नज़र आ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस नज़र आती है, तो उसको आप फिर बाहर एक आध को मौका भी दे सकते हैं। लेकिन हम अपने पिछले 3-4 साल से देख लें कि वही प्लेयर्स वही स्क्वाड खेल रहे हैं, और कोचेस की भी कोई जिसको कहते हैं ना कि उनका हिसाब किताब ही कोई नहीं है, कि अगर आप अच्छा भी खेल रहे हैं तो आप उधर ही हैं, आप फारिग हो सकते हैं, और अगर आप बुरा भी खेल रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंटली वो मौका दिया जाएगा। आकिब जावेद को ले लें, वहाब रियाज को देख लें, ये पिछले 5-6 साल से टीम के साथ ऐसे अटैच हुए हैं जैसे इनके बगैर टीम ही नहीं चल सकती। सही बात। उस दिन आकिब से किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा यार मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। तो भाई अगर आप नहीं जवाब दे सकते तो फिर कौन देगा? साइड आप यू शुड रिजाइन एंड से कि यार समबडी एल्स हैज टू कम इन। मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आई हैव नॉट बीन एबल टू इंप्रूव द टीम्स रैंकिंग। मुझे तो दुख है कि किसी एक फॉर्मेट में तो आप इंप्रूव कर लें। आप कहें कि जी हमारा फोकस टेस्ट क्रिकेट है तो इसमें हम नंबर 2 पे चले गए हैं वर्ल्ड में, या वनडे है तो इसमें हम 2 पे चले गए। हम हर एक में ही बॉटम 3 बॉटम 4 में जा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पता एट द सेक ऑफ के यार बार बार बात रिपीट करता है कि शुक्र है कि रेलीगेशन वाला सिस्टम नहीं है, लीग्स नहीं है कि जी फर्स्ट लीग सेकंड लीग, तो हम तो रेलीगेट ही रहेंगे। वाह, वहाँ भी बड़ा मसला हो जाता, क्वालिफाई करना ही एक नया एक चैप्टर खुल जाता। नूरिश, लड़कियों की गेम आप देख रही हैं, आप उसको फॉलो भी करती हैं, 4 मैच हार जाना, ऑस्ट्रेलिया के सामने ये बेबस, बांग्लादेश के सामने ये बेबस, इंडिया के सामने ये बेबस, और चाहते क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की मेंस और वुमेन्स टीम में जो इश्यूज है ना वो सेम है तकरीबन, और सेम के साथ साथ क्रॉनिक है, काफी अरसे से चले आ रहे हैं। आपके शोबे में मैंने काफी दफा ये बात कही है, फॉर एट द सेक ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, क्योंकि गलतियां ऐसी होती हैं कि लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करने में मजबूर हो जाते हैं हम लोग। तो अभी भी आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, सायरा जबीन डेब्यू कर रही थी इस वर्ल्ड कप में लड़कियों की टीम में, तो उनको इतनी बुरी तरह यूटिलाइज किया, हालांकि वो इतनी पोटेंशियल प्लेयर है, उन्होंने जाके बिग बैश लीग से खेला हुआ है, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में जाके उन्होंने खेला हुआ है, तो उनको पूरा
मतलब अगर मैं लड़कियों की टीम में बात करूँ तो शी इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, डेब्यूटेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ वो एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरनेशनली लेवल की क्रिकेट होती है उसमें, लेकिन उनको इन्होंने यूज नहीं किया। उनकी बैटिंग नंबर ही सेटल नहीं हो रहा, कभी उन्हें नंबर 3 पे भेजा जा रहा है, कभी 4 पे भेजा जा रहा है, कभी नंबर 7 पे भेजा जा रहा है। अब कल उन्हें नंबर 3 पे बैटिंग के लिए भेजा ऑस्ट्रेलिया के। तो आप मुझे ये बताएं ना, जब आप अपनी डेब्यूटेंट को पहली वर्ल्ड कप में उनके इस तरीके से जाके जो है आपको यही नहीं पता कि उनकी किस पोजीशन पे बैट करानी है, क्या उनका कांस्टेंट नंबर है बैटिंग का। तो इसके साथ साथ अगर आपको याद हो, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, अगर मैं मेंस टीम की बात करूं, हसन नवाज के साथ भी यही किया और उसका रिजल्ट हमने आगे से देखा। अब सायरा जमीन के साथ भी ये गुल कर रहे फिरोजा, हैं। मुझे जरा जो सीनियर्स हैं उनकी बात करते हैं। आलिया रियाज, गुल फिरोजा, नशरा सिंधु, क्या परफॉर्मेंसेज हैं इनकी? फिर वो कह रही हैं सादिया परफॉर्म कर रही है, वो विकेट्स ले रही है, ठीक है, लेकिन निदा डार कह रही है जी मैं वापस आने को तैयार हूँ। तो क्या अब उनकी भी जगह बनती है? लेकिन निदा डार के ठीक है, अगर उनको ये था भी कि उन्होंने वापस आना है, तो आई थिंक टाइमिंग बहुत गलत थी उनकी ये अनाउंस करने की। आई थिंक क्योंकि इस वक्त उनका ये स्टेटमेंट, अगर उनकी ये इंटेंशन ना भी हो ना, लेकिन वो ऐसे पोर्ट्रे हो रहा है कि जैसे पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्होंने ये बात कही है, या अपनी तरफ स्पॉटलाइट लेने के लिए किया। बेशक उन्होंने ये ना किया, लेकिन एक चीज पोर्ट्रे हुई है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप चल रहा है, लड़कियां हमारी खेल रही हैं। आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद अगर ये चीजें होती तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि इस वक्त मुझे ये उनकी स्टेटमेंट देनी कि मुझे एटलीस्ट ये लॉजिक समझ नहीं आए। दूसरा, सीनियर्स की आपने बात की ना, देखिए सीनियर्स से ज्यादा सिलेक्शन कमेटी पे बात करनी चाहिए। हाँ, रियाज से बहुत बात हो रही है कि क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन उससे ज्यादा क्रिटिसिज्म आई थिंक असद शफीक पे भी करना चाहिए कि जो इस वक्त पीसीबी में 4-4 इंपॉर्टेंट पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। और जब आप एक बंदे को 4-4, मतलब इससे फिर यही इंप्रेशन जाता है आगे कि शायद पीसीबी के पास बंदे नहीं है कि वो 4 पोजीशंस के लिए एक ही बंदे को उन्होंने हायर किया हुआ। तो जाहिर बात है, जब एक बंदे की जो है ना स्पेशलिटी वुमेन्स क्रिकेट नहीं होगी, आई मीन उसको 4 डिफरेंट पोजीशंस पे आपने जो है ना हायर किया हुआ है, तो जाहिर बात है उसकी फिर फोकस भी आउट होता है। और अच्छा, लगता है ऐसा है, वाकई है। वो रिजवान भी कहते हैं जैसे बंदे ही खत्म हो गए, इनके बगैर क्रिकेट ही नहीं होनी। आप असद को देख लें, असद शफीक को देख लें, आप इमरान फरहद को देख लें, आप वहाब रियाज को देख लें, घूम फिर के यही चीजें हमें नजर आ रही हैं बस। दैट शोज फेवरेटिज्म। जब आप पिछली रजीम में जाते हैं तो आपको वसीम बारी नजर आते थे, हारून रशीद नजर आते थे, वही रिपीट होते रहते थे। सही बात। अब ये वाली रजीम आई है तो ये वकार यूनुस, वहाब रियाज, आकिब जावेद, यही रिपीट होना शुरू हो गया। सो देखिए, इट हैज़ टू बी परफॉर्मेंस बेस्ड। जब तक आप इनके टारगेट्स नहीं करेंगे और उनको ये नहीं बताया जाएगा कि भाईजान ये आपकी टीम इस वक्त वनडे में 9th नंबर पे है, 6 महीने या 8 महीने या अगले 12 मैचों में आपने कम से कम 7-8 मैच जीतने हैं, मोर देन 50%, और आपकी परफॉर्मेंस कम से कम 2 ग्रेड अप जाएगी। तो इस तरह के जब तक आप टारगेट्स नहीं देंगे तो ये कभी भी टीम ठीक नहीं। आप सोचें नूरिश, 9वें नंबर, 8वां नंबर, इस नंबर पे पाकिस्तान खड़ा है। इतनी तो टेस्ट टीम्स नहीं होती थी इस जमाने में जितने हम नंबर पे आ गए। सही बात है, पहले तो 6 टीमें नहीं होती थी पूरी। ये हाल हो गया है नूरिश हमारी क्रिकेट का। दूसरा, आप जरा मेन क्रिकेट देखें, वेस्ट इंडीज का दौरा करना है, इत्तलात है शाहीन को तो खिला नहीं रहे हैं टेस्ट। अब रिजवान, सऊद शकील भी अपनी इंजरी का उनका मसला है, वो भी इत्तलात यही है, शायद वो भी इसका हिस्सा ना हो। आपने कॉन्ट्रैक्ट पे कल थोड़ी सी बात हुई थी, उस पिच करना चाहें तो वो जरूर करेंगे। रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास होगा, अब उसके लिए लीग खेलना मुश्किल है, तो कौन साइन करेगा फिर? देखिए, बात यही होती है कि तुम इनिशिएटिव ले लेते हैं, लेकिन साथ साथ इनको पता नहीं होता कि मैंने जैसे कल भी आपके शो पे बात हुई थी कि अदर साइड ऑफ दी ग्राफ कोई देखता नहीं है, अदर साइड ऑफ दी स्टोरी कोई देखता नहीं है, और वन साइडेड उसको करके जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे ले आते हैं और उसके हवाले से फिर जो है ना कंडीशंस भी रख देते हैं। अब जिस तरह की इन्होंने अभी रिसेंट जो इंट्रोडक्शंस की हैं, जो इनोवेशंस की हैं अभी रिसेंटली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ये सब तो ठीक है, मेजोरिटी 70% आप देखें ठीक है, फायदा हो रहा है, आइसोलेट कर दिया गया, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट के हवाले से डिफरेंट जो है ना नीड्स स्पेसिफिक। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं, 4 मैचेस डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उनके पास ये जवाब हो सकता है कि हम तो इंटरनेशनल पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इंटरनेशनल मसरूफियत का वाकई ये बात दुरुस्त भी है, इंटरनेशनल मसरूफियत की वजह से हम नहीं खेल पाते। चले मैं इस पे मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए भाईजान। जल्दी से। टीम टोटल पिछले 10 साल में मैक्सिमम साल में 6 से ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलती, 8 से 10 वनडे तो बात है। आप टेस्ट तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्लेयर्स कहते हैं जी हम इंटरनेशनल में बिजी रहते हैं? ये लीग T20 में ही बिजी रहते हैं। नहीं, वो टेस्ट जो प्लेयर अब करेंगे ना साइन, वो खेलेंगे ही सिर्फ टेस्ट, उनको लीग की भी इजाजत नहीं होगी। तो लोग कह रहे हैं जी हम तो पैसे कमाना चाहते हैं, आप 40-50 लाख महीना देके कहते हैं कि 12-13 करोड़ रुपया छोड़ दो, ये बड़ा मसला। चले इस पे हम कर लेंगे फिर डिस्कशन। रिजवान हैदर साहब, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। नूरिश खान, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीर के रोज फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।